हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का लगभग पार्ट कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनल है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं कैसा होता है ये राइबोसोम। इट इज अ विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। याद रखिएगा, जो राइबोसोम है वो एक विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अब देखिए, इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। फर्क क्या है? ये जो है राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, बट ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, लेकिन अलग अलग तरह का। देखिए, मोस्टली दो तरह के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप का प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S टाइप का प्रेजेंट होता है। पर जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप का भी राइबोसोम देखने को मिलता है किसी किसी ऑर्गेनल में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये जो जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमें 70S टाइप का भी राइबोसोम देखने को मिलता है। बट मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S टाइप का। अब देखिए, जो राइबोसोम का साइज होता है ना, बहुत छोटा है। वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है इसका। कितना छोटा होता है? 15 to 20 नैनोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में लिखना चाहूँ तो देखिए कितना होगा ये, 15 to 20 10⁻⁹ नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ इतना छोटा होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्रैनुलर, किसी ग्रैन्यूल जैसा दिखता है, छोटे छोटे दाने जैसा दिखता है। अब देखिए, केमिकली राइबोसोम क्या होता है? केमिकली राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? राइबोसोम इज मेड अप ऑफ RNA। आरएनए के कई टाइप्स होते हैं, RNA, mRNA, tRNA, HNRNA, SNRNA। लेकिन जो राइबोसोम में आरएनए प्रेजेंट होता है वो कौन सा वाला होता है? rRNA टाइप का। अब देखिए, ये जो rRNA है इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए प्लस। एक तो rRNA प्रेजेंट होता है इसके अंदर और एक क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, एक तो हम राइबोसोम को राइबोसोम बोलते हैं, इसके अलावा राइबोसोम का एक और नाम है। क्या नाम है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये नाम कैसे पड़ा? आइए ध्यान से देखते हैं। इसका एक और नाम है, आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए, हमने इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहा? देखिए, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट है? राइबोसोमल आरएनए, है ना। तो यहां से क्या आ गया? राइबो। न्यूक्लियो क्यों कहा? आरएनए हमें पता है न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसीलिए उस वर्ड से आ गया हमारा न्यूक्लियो। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका क्या हो गया? प्रोटीन। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। नाम याद रहेगा। अब देखिए, स्ट्रक्चरली ये कैसे बना है? केमिकली तो बता दिया, केमिकली इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? इसके दो पार्ट होते हैं। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है लार्ज सब यूनिट। ये ड्रॉ कर देती हूं मैं इसे। एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है लार्ज सब यूनिट। मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है वो किस टाइप का होता है? 70S टाइप का, है ना। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है, इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है ये किस टाइप का होता है? 30S टाइप का। किस टाइप का? 30S टाइप का। और ये जो लार्ज सब यूनिट है ये किस टाइप का होता है? 50S टाइप का। अब देखिए, इसको ऐड करने मत बैठ जाएगा कि 50 और 30 मिलके 70 तो नहीं होता, ये उस हिसाब से नहीं। अभी बताऊंगी ये एस का मतलब क्या है। देखिए, इसके अलावा जो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो इसका स्मॉल सब यूनिट है वो 30S टाइप का होता है और जो इसकी लार्ज सब यूनिट है वो
50s टाइप की होती है। अब जो इसका स्मॉल सब यूनिट है वो किससे मिलके बना हुआ है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन। यही प्रोटीन लार्ज सब यूनिट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जो स्मॉल सब यूनिट में आरएनए प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? 16s टाइप का। किस टाइप का? 16s टाइप का आरएनए होता है। जबकि जो लार्ज सब यूनिट है उसमें किस टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है? उसमें 2 आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक होता है 23s टाइप का और एक होता है 5s टाइप का। आई होप आपको स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जब भी सेल में प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये जो 2 सब यूनिट अलग अलग बने हैं ये साथ में आ जाते हैं। क्या कहते हैं? ये साथ में आ जाते हैं। लेकिन इनको साथ में आने के लिए जरूरत पड़ती है एक कैटलिस्ट की। उस कैटलिस्ट का क्या नाम है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है इन दोनों को बाइंड होने के लिए। और जब मैग्नीशियम आयन इन्हें मिल जाता है तो ये क्या करते हैं? बाइंड होके एक कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गई प्रोटीन और ये हो गया इसका आरआरएनए। ये हो गया 30s, ये हो गया 50s और दोनों मिलके कंप्लीट क्या हो गया? 70s टाइप का। क्या बन गया? ये कंप्लीट राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब देखिए होता क्या है, आपने सेंट्रल डोग्मा का नाम सुना होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ये एक पूरा साइकिल है। इसमें क्या होता है? डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो होता है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए। अब ये जो डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। जो डीएनए से आरएनए बना इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। देखिए मैं सेल में दिखा देती हूँ इसको, सेल में कैसा होता है। मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के पास आएगा हमारा आरआरएनए। ये प्रोकैरियोटिक सेल में चल रहा है, ठीक है। सॉरी, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आएगा हमारा? एमआरएनए, आरआरएनए एमआरएनए। अब एमआरएनए के ऊपर बाइंड होंगे आके राइबोसोम, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। जिसका लार्ज वाला सब यूनिट होगा ना वो मेम्ब्रेन से अटैच होगा। इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम आके आरएनए के ऊपर अटैच होंगे। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। अब क्या होगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो राइबोसोम है क्या करेंगे? प्रोटीन बनाना चालू कर देंगे। ये क्या है? प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। अब देखिए एक बार पूरे राइबोसोम को मैं ब्रीफ में यहाँ लिख देती हूँ। राइबोसोम के 2 सब यूनिट थे। हमने देखा एक लार्ज सब यूनिट था, एक स्मॉल सब यूनिट था। बैक्टीरियल राइबोसोम में कौन सा वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70s टाइप का। 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसके 2 पार्ट्स थे, एक था 30s और एक था 50s। ओके, और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना कि एक आरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम बाइंड हो जाते हैं और फिर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे लग के प्रोटीन बनाना चालू कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम क्या है? मैनी राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल एमआरएनए
टू मेक प्रोटीन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम मैंने पूरा क्लियर करवा दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट वाला पार्ट है। इंक्लूजन बॉडी का क्या काम होता है? इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज का काम करता है। हमारे पास भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करते होंगे। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो इंक्लूजन बॉडी है वो क्या काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। तो इंक्लूजन बॉडी इज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब एक बात ध्यान रखिए, राइबोसोम जो था वो एक विदाउट मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर था। उसी तरह जो इंक्लूजन बॉडी है वो भी एक विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब जो इंक्लूजन बॉडी है क्योंकि वो स्टोरेज का काम करता है तो इसीलिए उसका इनसॉल्युबल होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर वो सॉल्युबल हुआ तो वो कैसे किसी चीज़ को स्टोर कर पाएगा, है ना? तो इसीलिए इंक्लूजन बॉडी का इनसॉल्युबल होना ज़रूरी है। अब देखिए जो इंक्लूजन बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि इसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑब्वियसली ये कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के इंक्लूजन बॉडी होते हैं। इंक्लूजन बॉडी कई तरह के होते हैं, जैसे कि सल्फर ग्रेन्यूल। सल्फर ग्रेन्यूल का काम क्या होगा? नेम इट सेल्फ डिफाइंड। सल्फर ग्रेन्यूल जो क्या है वो क्या करता होगा? सल्फर को स्टोर करके रखता होगा। फॉस्फोरस ग्रेन्यूल, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल का काम क्या होगा? फॉस्फोरस स्टोर करके रखता होगा। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, अब देखिए इसके नेम से आपको पता लग रहा है साइनोफाइसिन, यानी कहीं साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, है ना? तो इसीलिए जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है वो क्या करता है? स्टोरेज इन साइनोबैक्टीरिया। इसे नाम से आप याद रखेंगे, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज का काम करता है, वो भी एक इंक्लूजन बॉडी का ही टाइप है। वो क्या है? गैस वैक्यूल। अब देखिए आप ध्यान रखिए, मैंने कहा कि इंक्लूजन बॉडी पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन गैस वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल भी एक इंक्लूजन बॉडी ही है, लेकिन उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं और उन पर जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो लिपिड की ही होगी, है ना? लेकिन जो गैस वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है इज नॉट मेड ऑफ लिपिड, लिपिड की नहीं बनी होती है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए गैस वैक्यूल सबके पास नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया के पास ही प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो वो साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, पर्पल सल्फर ग्रेन्यूल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है? कैमी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख दीजिए कि जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या है? कैमी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो तीन नाम आप याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, नेम इट सेल्फ डिफाइन। जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है वो क्या करता होगा? ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता होगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया है और यहाँ पे मैंने ग्रेन्यूल भी शो कर दिया है कि कैसे कैसे ग्रेन्यूल होंगे। गैस वैक्यूल का काम क्या है? वो एयर को स्टोर करके रखता है। अब देखिए जो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया है जिनके पास ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है। तो मोनेरा ही ग्रुप है ना प्रोकैरियोटिक सेल का। तो मोनेरा ग्रुप में ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, कुछ सल्फर, कुछ फॉस्फोरस स्टोर करते हैं। अब देखिए मोनेरा के अलावा फंगी भी ग्लाइकोजन स्टोर करती है। इसके अलावा हम जो एनिमल्स हैं वो भी ग्लाइकोजन ही स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो ग्लाइकोजन नहीं, वो स्टार्च स्टोर करते हैं। और जो प्रोटिस्टा है, ये तो फैमिली ही अच्छी तरह डिफाइन नहीं हुई, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये तो अच्छे से डिफाइन ही नहीं हुई। तो जो प्रोटिस्टा है इसीलिए इसका हम नहीं याद रखते हैं कि ये क्या स्टोर करती है क्या नहीं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्लाइकोजन। एक तो मोनेरा स्टोर करता है, 5 किंगडम है आप जानते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है 5 किंगडम के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके भी स्टोरेज के बारे में बता देती हूँ। मोनेरा में कुछ ही ग्रुप ऐसे हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। प्रोटिस्टा तो अच्छी तरह डिफाइन ही नहीं हुआ तो इसका आप पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फंगी भी ग्लाइकोजन ही स्टोर करती है। इसके अलावा जो प्लांटी है वो क्या स्टोर करते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। और जो एनिमल्स हैं यानी कि जो हम लोग हैं वो क्या करते हैं? स्टोर ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे आके हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाता है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल, उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा उसी तरह हम यूकैरियोटिक सेल के सारे पार्ट्स देखेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।